हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जनरल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 10 से 15 प्रश्न जनरल साइंस के जरूर पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, ये हमारी 14वीं क्लास है और अभी तक हमने 13 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें पूछा गया कि एक सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2009 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप मार्क कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को या तो आप याद कर सकते हैं या उनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है। साथियों, यहाँ पर नर होगा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है। तो नर का गुणसूत्र किस किस से सम्मिलित होता है। तो मनुष्य में नर का गुणसूत्र एक्स और वाई से सम्मिलित होता है। जो नर गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। इसमें पूछा गया कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इससे है पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। इसमें पूछा गया कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है। कितने? 22 जोड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा। इसमें पूछा गया कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से एक बालक का जन्म होगा। तो मनुष्य में पुरुष के वाई और स्त्री के एक्स गुणसूत्र मिलने से एक बालक का जन्म होगा। किसके? पुरुष के वाई और स्त्री के एक्स गुणसूत्र मिलने से एक बालक का जन्म होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलंग रोग है। साथियों, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलंग रोग है। तो वर्णांधता एक लिंग सहलंग रोग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है। साथियों, इससे पूछा गया कि लाल हरी वर्णांधता होने का मुख्य कारण क्या है। तो लाल हरी वर्णांधता होने का मुख्य कारण एक्स गुणसूत्रों की वंशांगति है। क्या? एक्स गुणसूत्रों की वंशांगति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया से होता है। साथियों, इससे पूछा गया कि हीमोफीलिया से क्या होता है। तो हीमोफीलिया से रक्त का थक्का नहीं बनता है। साथियों, जो व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित होता है उसमें के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने बनाया। इसमें पूछा गया कि जो जीन शब्द है वो किसने बनाया था। तो जीन शब्द है वो WL जॉनसन ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। साथियों, इसमें पूछा गया कि वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर याद करना है। तो आपको बताना है कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। कैसा? हरा दिखाई देगा। साथियों, जो व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होता है उसको रेलवे में, खासतौर से रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें जो सिग्नल होते हैं वो लाल, हरे और पीले होते हैं, तो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे। साथियों, इससे पूछा गया कि यदि एक सामान्य पुरुष एक वर्णांध पुरुष है जो एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसमें वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे। तो इसमें वर्णांधता के लक्षण उसकी पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुवांशिकी है। साथियों, इसमें पूछा गया कि कौन सी एक विधि अनुवांशिकी है। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और यह ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है और एसएससी जीडी 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि एक विधि अनुवांशिकी कौन सी है। तो हीमोफीलिया जो एक विधि अनुवांशिकी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचक के लिए किया जाता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसके संसूचक के लिए किया जाता है। तो विवादित जनकता के लिए डीएनए उंगली छाप तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं। साथ ही इससे पूछा गया कि गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं। तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। इसमें पूछा गया कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डीएनए से माता पिता की जांच नहीं की जाती है, बलात्कारी नहीं की जाती और चोर। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। साथियों, इसमें पूछा गया कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स है जो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। किसका? आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिकी की विचरण कैसे होता है। इसमें पूछा गया कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण इन सभी से होता है। किससे होता है? इन सभी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रमक आधार परिवर्तन कहलाता है। इसमें पूछा गया कि जीन के भीतर अनुक्रमक आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जीन के भीतर अनुक्रमक आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। इसमें पूछा गया कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। इसमें पूछा गया है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अभी हाल फिलहाल में जो लोको पायलट की परीक्षा हुई है, आरपीएफ एसआई की परीक्षा हुई है, जिसका भी रिजल्ट आ गया है, तो उनमें लगातार ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो इनको आपको जरूर याद रखना है। तो आपको बताना है कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विन के द्वारा जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। इससे पूछा गया कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था। तो योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इसमें पूछा गया कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता होंगो ड्यूबरिज है। कौन से? होंगो ड्यूबरिज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समरूप अंग होते हैं। इससे पूछा गया कि समरूप अंग कौन से होते हैं। तो जो कार्य में समान होते हैं उनको हम समरूप अंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई। साथियों, इससे पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। किसमें? जल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। इससे पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो ऑक्सीजन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, ये तो हो गए साइंस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम देखेंगे
5 महत्वपूर्ण पुस्तकों को जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं। हमारी पहली पुस्तक है पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। इसमें पूछा गया कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हैं। तो पंच सिद्धांतिका के लेखक ब्राह्मीर हैं। कौन से? ब्राह्मीर पुस्तक है जो पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मित विलास प्रेषण किसकी रचना है। साथियों इसमें पूछा गया कि मित विलास प्रेषण पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मित विलास प्रेषण पुस्तक है जो महेंद्र बर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल में तो जरूर पूछ जाते हैं और एनटीपीसी में पूछ लिए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। साथियों एनटीपीसी परीक्षा में लगभग 1-2 क्वेश्चन पुस्तकों से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार जितनी भी पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनको आप एक बार जरूर ध्यान दें। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारी अगली पुस्तक है स्वप्नवास वेदांतमा के लेखक हैं। साथ ही इससे पूछा गया कि स्वप्नवास वेदांतमा के लेखक कौन हैं। तो स्वप्नवास वेदांतमा के लेखक भास हैं। कौन है? भास हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। साथियों यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ऐसी पुस्तकें जरूर पूछ ली जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं या इतिहास से संबंधित होती हैं, या करंट में कोई पुस्तक यदि लॉन्च हुई है या किसी का कोई पुस्तक आई है तो उनको आप जरूर याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कपाल कुंडला के लेखक हैं। साथियों इससे पूछा गया कि कपाल कुंडला पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं। तो कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो कपाल कुंडला के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।